नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए एक ऐसी इम्पोर्टेंट क्लास आप लोगों को कराने वाला हूं जहां से पेपर में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन छपे मिल जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं वही टॉप सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कराने वाला हूं जो सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक से लगभग बार बार पेपर में आया करते हैं। इसलिए आज की यह क्लास पेपर के लिए उपयोगी साबित होगी, क्योंकि कंप्लीट NCERT टू द पॉइंट मैं बात करने वाला हूं और जितने भी क्वेश्चन से जुड़े अन्य प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को भी उनके साथ साथ में आप लोगों को कराऊंगा, ताकि हर प्रकार के क्वेश्चन इसी वीडियो के माध्यम से सोल्व हो जाएं। क्वेश्चन नंबर पहला, 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों ने धन और शक्ति प्राप्त कर अपने को घोषित किया। महासामंत, राजा राजदेव, दक्षिणपथ, अश्वघोष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है महासामंत। 7वीं शताब्दी की अगर बात की जाए, उस दौरान बड़े बड़े भूस्वामी अर्थात जमींदारी लोगों का उदय हो रहा था और योद्धा सरदारों का भी उदय हो रहा था। ऐसे लोगों ने अपने पास बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया। धन के साथ इन्होंने शक्ति को भी हासिल कर लिया। शक्ति हासिल करने का मतलब है इनके पास राज्य भी आ गए, बहुत सारी जमीनें भी इनके पास में आ गई, अच्छा खासा धन भी इनके पास में आ गया। ठीक है ना। तो ये राजा जैसे हो गए, लेकिन राजा से कुछ अलग रह गए, तो इन्होंने अपने आप को महासामंत घोषित कर लिया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राजा अशोक पर दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़कर आपको उत्तर देना है। अशोक एक प्रसिद्ध मगध शासक थे। अशोक के अभिलेख पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। अशोक अकेले एक ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद अभिजीति को छोड़ा। इसमें से कौन सा सही है बताओ। ए बी सी सभी सही है, ए बी सी सही है, सी गलत है, ए बी गलत है और सी सही है, ए सी गलत है, बी सही है। बताओ कौन सा यहाँ पर सही होगा। अशोक मगध शासक थे। आपका ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि मगध शासक नहीं थे, ये थे मौर्य शासक। मौर्य शासक थे, मौर्य वंश के थे राजा अशोक। अशोक के अभिलेख पाली में नहीं मिले, ये गलत है, और ना ही ब्राह्मी में मिले। ठीक, तो इनके जो अभिलेख हैं अशोक के, ये आपके प्राकृत में मिले। किसमें मिले? प्राकृत में मिले, और ब्राह्मी में मिले, और खरोष्टी में मिले, ना कि पाली में मिले। पाली यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ब्राह्मी में भी मिले हैं और प्राकृत भाषा में भी मिले हैं, और ये मगध नहीं थे, ये थे मौर्य शासक। कौन? मौर्य वंश के शासक थे। तो पहला गलत और दूसरा गलत। ठीक, अशोक अकेले राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद अभिजीति को छोड़ा, अर्थात फिर दोबारा जीवन में कभी युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने संकल्प ले लिया था। ये बात आपकी सही हो जाएगी। बी, ए और बी गलत है, ए भी गलत है, सी सही है, अर्थात ऑप्शन थर्ड नंबर इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अब मैं आपको एक बात बता दूं, राजा अशोक के बारे में जितना भी NCERT किताब में कंटेंट आपका दिया गया है उसको यहीं पर द एंड करते हैं, यानी कि द एंड करेंगे, खत्म करेंगे, और इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन यहीं पर एक बार करा दूंगा, ताकि राजा अशोक से जुड़ा हुआ कैसा भी क्वेश्चन कल को पूछा जाए परीक्षा में, आप उस क्वेश्चन को फटाक से कर लो। सम्राट अशोक के बारे में 2 से 3 बातें समझ लेना बहुत उपयोगी रहेगा, क्योंकि पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही उनका एक विद्वान चाणक्य, जिनको बोलते हैं कौटिल्य के नाम से जिनको जानते हैं, जो कि एक विद्वान थे, उनकी बड़ी ही फेमस पुस्तक जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य की किताब है अर्थशास्त्र, ये भी पेपर में पूछा जाता है। और अर्थशास्त्र किताब में लिखा है कि उत्तर पश्चिम जो है वो कंबल के लिए फेमस था, वहीं दक्षिण भारत सोने व कीमती पत्थर के लिए आपका प्रसिद्ध था। उसके बाद अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा, जो कि 261 ईसा पूर्व में इसको लड़ा उड़ीसा में। कलिंग का तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम ही है। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। हिंसा और खून खराबा देखकर युद्ध से घृणा हो गई अशोक को। अशोक ने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। उसके बाद अशोक ने धम्म धर्म को अपना लिया। धम्म क्या था इसको भी यहीं पर आप लोग समझ लो, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से पेपर में देखने को मिलता है। अशोक ने धम्म में किसी देवी देवता अथवा बलि कर्म कांड की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, ऐसा कहा। धम्म बुद्ध के उपदेश से प्रेरित था।
धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा दिया करते थे। और अशोक ने धम्म के संदेश शिलाओं और स्तंभों पर भी लिखवाए। ठीक है ना। उसके बाद अब पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में है। उसके बाद चाणक्य के अनेक विचार किस पुस्तक में लिखे गए हैं? तो उनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य की किताब है। ठीक है ना। अब उसके बाद अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर पश्चिम मैंने आपको बताया कंबल के लिए प्रसिद्ध है। सोना और बहुमूल्य पत्थर ये दक्षिण भारत के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में क्या प्रसिद्ध था? सोना और कीमती पत्थर था, जो कि अर्थशास्त्र किताब, कौटिल्य की किताब, चाणक्य की किताब के अनुसार। उसके बाद एक और क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ पर है? तो कलिंग उड़ीसा का एक प्राचीन नाम है। उसके बाद मैंने आपको अशोक के धम्म के विषय में यहीं पर बताया। तो अशोक के धम्म में क्या है? इसमें किसी देवी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल सही बात है। इसमें बलि कर्मकांड की भी आवश्यकता नहीं थी, करेक्ट बात है। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेश से प्रेरित थे, करेक्ट बात हो जाएगी। लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए बौद्ध भिक्षुओं को नियुक्त नहीं किया गया था, बल्कि महामत नाम के अधिकारियों को, किनको? महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। डी यहाँ पर गलत। और पेपर में क्वेश्चन अधिकतर आपको स्टेटमेंट वाले ही मिल जाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर डी गलत कर दिया, अब आपको ढूंढ लेना है डी जहाँ जहाँ पर होगा उसको आपको काट देना है, ए बी सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ए बी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद पुनः धम्म से क्वेश्चन पेपर में आया है, अशोक के धम्म में देवताओं की पूजा और कर्मकांड शामिल थे? बिल्कुल भी नहीं शामिल था, ये बात गलत हो जाएगी, ए गलत है। ठीक। और धम्म महामत के नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा दिया करते थे। बी करेक्ट, ए गलत। ए गलत, बी करेक्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अभिलेख की बात की जाती है कि कर्मकांड किसी के काम के नहीं, अशोक ने यह भी कहा है। और ठीक है ना। और कारण इसका क्या है कि क्योंकि कभी कभी विभिन्न धर्मों का अनुसरण करने वाले लोग जो थे वो कभी कभी विवाद पशु बलि तक भी पहुंच जाता था, इसलिए उन्होंने कहा कि कर्मकांड या बलि किसी के काम के नहीं है। ये फोर्थ वाला करेक्ट जवाब यहाँ पर भी हो जाएगा। जितने भी लोग पेपर से पहले एक बार अंतिम रिवीजन करना चाहते हैं तो मैं उनको कहना चाहूँगा इन नोट्स को फटाक से ले लो। अगर आपके पास मात्र 5 घंटों का टाइम हो, आप पेपर देने जा रहे हो, आपके पास मात्र 5 घंटे का टाइम है, तो आप लोग इनको ले लेना। आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? मैं फ़ायदे की यहाँ पर बात कर लूँ, आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा 60 नंबर का। सिर्फ आपको 4 से 5 घंटे इनको पढ़ लेना है। अगर आप लोग पूरा नहीं पढ़ पाओगे तो 50% मान लो पढ़ लेते हो तो भी वही पेपर में डायरेक्ट आपको छपा मिल जाएगा। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ मिल जाएगा। दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके फटाक से पीडीएफ को प्राप्त कर लो। और इसमें क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा 2011 से अब तक का। पीवाईक्यू भी अगर आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ लोगे, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ोगे तो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर वाइज यहाँ पर दिया गया है। सीरियल से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेना कैसे है? स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इनको फटाक से ले लो। और इसका प्राइस 199 रुपये है। अंतिम टाइम है तो आपका थोड़ा कम भी कर दिया जाएगा। फटाक से ले लेना इसको, क्योंकि पेपर से पहले आपका अंतिम रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान के समय हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दौरान मध्यकालीन भारत में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान हुआ था। ठीक, अलाउद्दीन खलजी के समय, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित हड़प्पाकालीन नगरों में गुजरात में कौन सा स्थित है? गुजरात की हड़प्पाकालीन स्थल का नाम बताना है। धोलावीरा, मेहरगढ़, कोलविडा, राखीगढ़ी, लोथल, कोल्डिहवा, धोलावीरा या लोथल। चलो मैं आपको सभी के बारे में यहाँ पर बता दूंगा। पूछा गया है गुजरात का हड़प्पाकालीन नगर, तो गुजरात में आपका धौलावीरा भी है और लोथल भी है, अर्थात ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, धौलावीरा और लोथल। लोथल को गोदीवाड़ा अर्थात बंदरगाह भी बोलते हैं। हड़प्पाकालीन बंदरगाह के नाम से किसको जानते हैं? तो बंदरगाह को जानते हैं लोथल को। ठीक, समझ गए। मेहरगढ़ ये आपके बोलन दर्रे के पास में है, अफगानिस्तान वाले इलाके में। राखीगढ़ी आपके हरियाणा में है, IHR हरियाणा में है। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। धौलावीरा भी गुजरात में ही है। और मेहरगढ़ मैंने आपको बता ही दिया।
ठीक, तो राइट आंसर आपका फोर्थ विकल्प इस क्वेश्चन में हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संदर्भ में सही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैन धर्म के संदर्भ में। मुख्यतः पुरोहितों ने जैन धर्म का समर्थन किया। पुरोहित लोगों ने कभी भी जैन धर्म या बौद्ध धर्म या इन धर्मों का समर्थन कभी भी पुरोहित पंडित मौलवियों ने कभी भी नहीं किया है। ठीक, तो जैन धर्म का समर्थन व्यापारियों ने किया है। किसने? व्यापारी लोगों ने जैन धर्म का समर्थन किया है, इसलिए पहला आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक, समझ गए। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना आसान था? नहीं, उस दौरान जैन धर्म तो बहुत कठिन था। किसान जब खेत जोतते थे ना, किसान का काम क्या है? खेतों में हल चलाना, खेतों को जोतना। खेतों को जो किसान जोतना था या उनको जोतते थे तो कीड़े मर जाते थे। जो छोटे छोटे कीड़े थे वो खेत पर ही मर जाया करते थे। तो इनको नियम अपनाना थोड़ा कठिन लगता था किसानों को। तो ये आसान नहीं था बल्कि कठिन था, क्योंकि कीड़े मकोड़ों की मौत हो जाती थी खेती करने के दौरान। पहला गलत, दूसरा गलत। महावीर की शिक्षाएं 1500 साल पहले पूर्व बल्लवी नामक स्थान पर लिखी गई। ये बात सही है, बल्लवी नामक स्थान पर लिखी गई। बल्लवी नामक स्थान गुजरात में है, याद रखना। बल्लवी नामक स्थान कहाँ पर है? गुजरात में है। ये सही हो जाएगा। पुरुषों और महिलाओं के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना बहुत आसान था? नहीं यार, अलग अलग था ये पालन करना। तो सिर्फ आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने। आप कक्षा में खोंड और अपतानी नागाओं पर चर्चा कर रहे हैं। आपको उस माध्यम का चयन करना है जिस पर छात्र उन राज्यों को चिन्हित करेंगे जिनसे ये जनजातियां हैं। तो ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? पेडागोजी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके सामने? ऐसे बनते हैं कि खोंड और नागा ये जनजातियां किस राज्य की हैं। अगर पता है तब आप क्वेश्चन कर लोगे। बच्चों को आपको पढ़ा रहे हो खोंड और नागा, तो किस राज्य से संबंधित होगी, किस राज्य को चयनित करोगे? झारखंड को या नागालैंड को? ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश की ये क्या है दोस्तों? ये आपकी हो जाएंगी। खोंड ओडिशा की है और अरुणाचल प्रदेश की नागा है। तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका यहाँ पर होने वाला है। अगला, 18वीं सदी में भारतीय रेशम के संदर्भ में 3 कथन है। भारतीय रेशम के संदर्भ में, भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। बिल्कुल भारी मांग थी। भारत का जो रेशम था उसकी डिमांड यूरोपीय देशों में सर्वाधिक थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी। ये भी बात सही है। भारत का निर्यात बढ़ा। भारतीय रेशम उत्पादक इस व्यापार से अच्छा कमाते थे। भारत के लोग नहीं कमा पा रहे थे, ये बात गलत है। जब यूरोप में इसकी अच्छी मांग थी, भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में मांग थी, लेकिन भारतीय रेशम उत्पादक इस व्यापार से अच्छा नहीं कमा पाते थे, बल्कि इनको कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती थी, बल्कि इनको शुल्क भी देना पड़ता था, इनसे वसूली भी की जाती थी। तो यहाँ के लोगों की दुर्दशा एक दयनीय हो चुकी थी। ना कि ये अच्छा कमाते थे, अच्छा तो अंग्रेज कमाते थे। सी गलत है, सी हटाओ, हटा दिया। ए बी बचा, जो कि राइट आंसर यहाँ पर ए बी हो जाएगा। अगला देख लो। ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्न कथनों ए और आर को पढ़ें। कथन और कारण वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये है आपका असर्शन, आर है आपका रीजन। कथन और कारण वाले क्वेश्चन मैंने कई वीडियो में आपको बताया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको क्योंकि शब्द के साथ जोड़ करके देखना है। पहले इस कथन को पढ़ लो, फिर क्योंकि को पढ़ लो, फिर इस वाले कथन को पढ़ लो। जैसे पढ़कर मैं आपको बताता हूँ। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, अर्थात 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कंपनी ने कृषि में निवेश बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया, क्योंकि अर्थव्यवस्था संकट में थी और कंपनी अपनी राजस्व आय को लेकर आश्वस्त नहीं थी। ये भी बात आपकी कैसी हो जाएगी? बिल्कुल सही हो जाएगी। तो जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। आप लोग सदी नहीं जानते हो क्या? कई लोग नहीं जानते होंगे, पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे। वर्तमान में कौन सी सदी चल रही है? आप लोग कहोगे कि सर 21वीं सदी चल रही है। कौन सी 21वीं सदी वर्तमान समय में चल रही है? बल्कि 2000 वर्ष, मतलब कि 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27 आप लोग कह सकते हो। ठीक, तो इसको एक वर्ष मतलब कि आगे बोलते हैं 2100, 2000 के बाद 2100। इसी प्रकार 18वीं सदी की बात, अर्थात यहाँ पर 1700, उत्तरार्ध का मतलब लगभग 50 से अधिक, 1750 से अधिक समय की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक, 1750 के बाद का टाइम में कंपनी ने कृषि में निवेश करने की जरूरत पर बल दिया, क्योंकि उस दौरान अर्थव्यवस्था में संकट था
और कंपनी अपनी राजस्व आय को लेकर आश्वस्त नहीं थी, इसलिए बल दिया था। ठीक, तो आपका पहला जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा। यहाँ तक जिन जिन मित्रों ने वीडियो देख लिया है, फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करें, फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप लोग किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हो। अपने अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और ये भी बता दें कि आपका जिला किस चीज़ के लिए फेमस है, ये भी आप लोग बता देना लगे हाथ। क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किन्होंने 19वीं सदी में विधवा विवाह के समर्थन में सार्थक भूमिका निभाई? राजा राम मोहन राय, हेनरी ड्रेजियो, ईश्वरचंद विद्यासागर, वीरेशलिंगम पंतलू, विवेकानंद और पेरियार, रास सुंदरी और रुकैया सखावत हुसैन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक, विधवा विवाह के समर्थन में भूमिका निभाई थी ईश्वरचंद विद्यासागर ने और वीरेशलिंगम पंतलू ने। ठीक, ये दो व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं विधवा विवाह के समर्थन में। ठीक, और राजा राम मोहन राय का नाम आता है सती प्रथा में। सती प्रथा की रोकथाम अगर पूछ ले, प्रतिबंध पूछ ले, तब आपको राजा राम मोहन राय को टिक मार देना है। लेकिन ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के लिए माने जाते हैं और वीरेशलिंगम पंतलू भी। अब देखो, मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहूँ, राजा राम मोहन राय से भी बार बार आता है क्वेश्चन, ईश्वरचंद विद्यासागर से भी, वीरेशलिंगम पंतलू जो कि दक्षिण भारतीय थे इनसे भी आता है, पेरियार से भी आता है। तो इनको 1 मिनट में निपटा देता हूं, जो मेरे को महत्वपूर्ण लगता है उनको मैं निपटा देता हूं, ताकि कल को क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग उन क्वेश्चन को भी कर पाओ। मैं सबसे पहले राजा राम मोहन राय को समझाने का प्रयास करता हूं। इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने बनाया। नेक्स्ट आगे देखो, वे मानते थे, क्या मानते थे, कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी था। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। राजा राम मोहन राय ने देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने, महिलाओं के लिए स्वतंत्रता, समानता के पक्षधर थे। पेपर में पूछा जाता है कि महिलाओं के लिए समानता और स्वतंत्रता के पक्षधर कौन थे? उत्तर होता राजा राम मोहन राय। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांधकर रखा जाता है, उनकी दुनिया रसोई व घर तक सीमित है, उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती है। तो ये राजा राम मोहन ने महिलाओं के बारे में कहा है। और इन्होंने संस्कृत, फारसी, अन्य भाषाओं का भी ये अच्छा ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन से सिद्ध करने का प्रयास किया है कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई है। ठीक, नहीं दी गई है। जब राजा राम मोहन राय किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। वे अक्सर पुस्तकों का सहारा लिया करते थे, फिर बताते थे कि तुम्हारी रीति रिवाज खराब है, विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, महिलाओं को नहीं जलाना चाहिए, ऐसा वो ढूंढ करके बताते थे। उसके बाद ईश्वरचंद विद्यासागर को समझ लेना उपयोगी है। ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में धार्मिक ग्रंथों का हवाला दिया। ठीक, विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे जो लोग, उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया, यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी कर दिया। तो इतना समझ गए। एक और वीरेशलिंगम पंतलू को समझ लो। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। ठीक, तो इतना मैंने समझा दिया, अब नहीं समझाऊंगा, समझाने को तो बहुत कुछ है। उसके बाद क्वेश्चन आपके सामने है राजा राम मोहन राय से। जितना मैंने अभी आपको बताया राजा राम मोहन राय के बारे में, वो सभी यहीं पर मिल जाएंगे, नहीं वाला आपको बताना है। उन्होंने ब्रह्मो सभा का गठन किया, सही है। भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध थे, विरुद्ध नहीं थे, ये चाहते थे। तो यहाँ पर नहीं वाला बताना है, तो आपका दूसरा ही सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक, वीरेशलिंगम पंतलू एक सुधारक थे मद्रास प्रेसिडेंसी में। ठीक, दूसरा सही आपका हो जाएगा, ये भी बता दिया। मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह समर्थन के संगठन बनाया वीरेशलिंगम पंतलू। कितनी बार मैं आपको बताऊं, ये भी वही क्वेश्चन। तो ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से कर पाओगे। इसी चीज़ पर मैं बार बार फोकस करता हूँ ताकि मेरे मित्र कोई भी आपको दिक्कत ना हो और अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ पाओ। सत्यशोधक समाज की स्थापना। सत्यशोधक समाज मैंने आपको कई बार बताया है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, मैं आपको जवाब नहीं बताने वाला हूँ। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की?
ज्योतिबा फूले ने, हरिदास ठाकुर ने, बी आर अम्बेडकर ने, घासीदास ने। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर इसका बता देना है, लेकिन इनसे जुड़े हुए पॉइंट मैं बता देता हूँ। ज्योतिबा फूले, इन्होंने गुलामगिरी किताब लिखी। क्या लिखी? गुलामगिरी इन्होंने किताब लिखी, जो कि अमेरिकी गृह युद्ध में जो दास प्रथा का विरोध कर रहे थे कार्यकर्ता, उन लोगों को यह किताब समर्पित है। हरिदास ठाकुर ने मटुआ पंथ आंदोलन की शुरुआत की। बी आर अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। कौन सा? मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने चलाया? बी आर अम्बेडकर ने चलाया। घासीदास, जिनको क्या बोलते हैं? घासीदास कहाँ से हैं? ये हैं छत्तीसगढ़ से। कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ से हैं। इन्होंने चमड़े का काम करने वाले लोगों के समूह के बीच में काम किया, घासीदास ने, गुरु घासीदास ने। ठीक, समझ गए? उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा हो जाएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना का। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा औपनिवेशिक काल में जाति सुधारों के संदर्भ में सही है? जाति सुधार, जो चैप्टर मैं अभी इससे पहले बता रहा था, उसी चैप्टर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई बंगाल में। हेनरी रेजियो ब्रह्म समाज के एक मुख्य अग्रणी थे। सिंह सभाओं ने सिख धर्म को जातीय भेदभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया। थर्ड वाला बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक, पेरियार ने वैदिक ग्रंथों या शास्त्रों से उद्धरण करते हुए जाति विभाजनों के विरुद्ध दलील या पक्ष रखा। नहीं, ये तो शास्त्र विरोधी ही थे। आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे। ब्रिटिश प्रशासन में रोजगार के संदर्भ में ए और आर कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और कारण। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के मध्यमार्गी चाहते थे कि सिविल सेवा की परीक्षा भारत और लंदन दोनों में आयोजित की जाए। सही दिया गया है, क्योंकि वे चाहते थे कि कुछ सामाजिक गुटों समूह से लोगों को ब्रिटिश प्रशासन में अवसर दिए जाने चाहिए। तो ये कारण यहाँ पर गलत है। कारण यहाँ पर ये बिल्कुल भी गलत है। कारण यह नहीं है, कारण आपका यह नहीं है। ठीक, वे चाहते थे कि भी भारत के लोगों को भी सम्मान मिले, भारत के लोगों को भी उच्च पद मिले, इसलिए। लेकिन गुटों, ये सामाजिक, इसलिए आपका ये गलत है। ठीक, तो कौन सा सही हुआ आपका? ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है, अर्थात थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब यहाँ पर होने वाला है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉयल एक्ट, नहीं रोलेट एक्ट, यहाँ पर रोलेट कर लेना आप लोग, रोलेट एक्ट या रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में कौन सा सही है? यह पंजाब और उसके आसपास क्षेत्रों में हुआ, जिसके कारण जलियांवाला बाग वाले निरसंसता हुई। ये सही बात है। रोलेट एक्ट 1919, जिसे काला कानून भी बोलते थे भारत के लोग। क्या बोलते थे? काला कानून के नाम से भी इसी को ही जाना जाता था। और इसी कारण जलियांवाला बाग अमृतसर अर्थात पंजाब वाले इलाके में उसके आसपास हुआ था। हिंदू और मुसलमान दोनों ने एकजुट होकर भागीदारी यहाँ पर की थी। यह विरोध मौलिक अधिकारों जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता नकारने के विरुद्ध था। रोलेट एक्ट का मतलब क्या था कि बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को 2 साल जेल में रखने का प्रावधान किया था। इसलिए भारत के हिंदू और मुसलमानों दोनों लोगों ने इसका विरोध किया था। ठीक है ना, तो ये बात सही हो जाएगी। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन के साथ पूर्ण एकता जताने के लिए अपनी नाइटहुड की उपाधि, नहीं, ये तो गलत है आपका, डी तो गलत है ही। तो जवाब कौन सा हुआ? ए बी सी। ये जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, इसकी घटना सुनकर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी अंग्रेजों को। ठीक, ये बात है, ना कि पूर्ण एकता, ये बात नहीं है। ए बी सी ये तीनों सही हो जाएंगे। ए बी सी तीनों यहाँ पर कैसे हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। अगला, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़ें व सही विकल्प का चयन करें। स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों में भारी उद्योगों पर जोर दिया गया और अर्थव्यवस्था सरकारी दिशा निर्देशों से चली। कारण है एक बड़ी जनसंख्या को गरीबी से मुक्त करना, तकनीक और औद्योगिक विकास पर आधारित आधुनिक देश का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। दोनों बातें सही हैं और पहला सही हो जाएगा। आपको कैसे पहचानना है कि ये दोनों सही हैं या सही व्याख्या नहीं करते हैं? मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों का संबंध होना चाहिए एक दूसरे से। कैसे संबंध आप लोग स्पष्ट करोगे? क्योंकि शब्द के साथ स्पष्ट करोगे। इसके अलावा आप लोग क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। कथन और कारण वाला पेपर में गलत करके आ जाओगे, फिर पछताओगे। तो उसी को मैं बता देता हूँ। जैसे जब भारत अपना स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के शुरुआती सालों में या दशकों में
भारी उद्योगों पर भारत ने जोर दे दिया और अर्थव्यवस्था सरकारी दिशा निर्देशों में चली, क्योंकि भारत की जनसंख्या बड़ी थी, गरीबी से भारत को मुक्त भी करना था, तकनीकी भी नहीं उस दौरान थी, औद्योगिक विकास भी करना था। औद्योगिक विकास तभी होगा जब भारी उद्योग पर बल दिया जाएगा, जोर दिया जाएगा, तभी तो आधुनिक देश का निर्माण होना संभव है ना। तो उद्योग होंगे आपके, है ना, अर्थव्यवस्था होगी, तभी तो भारत की गरीबी दूर होगी और नए नए टेक्नोलॉजी भारत में आएगी, औद्योगिक विकास होगा। इसलिए दोनों सही हैं, क्योंकि एक दूसरे से दोनों संबंधित हैं, समझे आप। नेक्स्ट, असंख्य, कोई गिनती नहीं, असंख्य, अनंत छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, मंगल व बृहस्पति की ग्रह की कक्षाओं में पाए जाते हैं। वे उपग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह क्या कहलाते हैं बताओ? वो कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह से भी पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, उल्का पिंड, ये सारा पूरा चैप्टर ही है एक आपका सोलर सिस्टम, मैंने कई बार आपको कराया है सोलर सिस्टम वाला चैप्टर। तो क्षुद्र ग्रह, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं आपके क्षुद्र ग्रह। और ये छोटे छोटे पिंड होते हैं, पत्थर के टुकड़े होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाया करते हैं। क्षुद्र ग्रह को भी समझ लेना आवश्यक है, उपयोगी है। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इन पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग क्षुद्र ग्रह 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 के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। ठीक, अब इनसे जुड़े 2 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। और एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी आया है क्षुद्र ग्रहों के बारे में। तो क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, सही बात है। ठीक, कभी कभी पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं, इस पर गिर जाते नहीं, उल्का पिंड गिरते हैं, ना कि क्षुद्र ग्रह गिरते हैं। मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, सही बात है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। नए मित्र अवश्य रूप से नोट्स को लेकर के अपने पास रख लेना, 10 दिन के भीतर कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन से देशांतर को भारत के लिए मानक यामोत्तर माना गया है? 42.5 डिग्री पूर्व, 65 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व, 84.5 डिग्री पूर्व। जवाब आपका हो जाएगा 82 डिग्री 30 अंश, अर्थात 82.5 डिग्री पूर्व। आपको पता होगा लंदन का टाइम और भारत के टाइम के बीच का अंतर कितना है? 5.5 घंटा टाइम का अंतर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन के व्याख्यान के लिए सही है? आपको अगर किसी को समझाना या बताना है ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण से होता है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के चारों ओर सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तब कर्क रेखा वाले क्षेत्र में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और गर्मी के मौसम का अनुभव होता है। ये भी बात सही है। देखो, व्याख्यान के लिए सही है। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तब कर्क रेखा, यह है कर्क, ऊपर है मकर, यह है विषुवत, कर्क रेखा वाले क्षेत्र में अधिक ऊष्मा यहाँ पर प्राप्त होती है, तो गर्मी का मौसम अनुभव होता है। ये भी बात सही है। ऋतु में परिवर्तन किस कारण से होती हैं? परिक्रमण गति के कारण होती हैं। परिक्रमण किसको बोलते हैं? जो अपनी पृथ्वी है ना, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। 365 दिन में पूरा चक्कर लगा पाती है अपनी प्यारी पृथ्वी। पृथ्वी के चारों ओर सूर्य, ये तो गलत है, गलत हुआ ना। मैं क्या आपको बता रहा हूं कि पृथ्वी लगाती है, पृथ्वी लगाती है चक्कर सूर्य का पृथ्वी के चारों ओर। तो ये लो पृथ्वी बना ली, इसके चारों ओर क्या करोगे? जब पृथ्वी ही घूमती है। ये कथन ही गलत है आपका। अगर यहाँ पर लिखा रहता सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति, तब आपका ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये मिस्टेक कर दिया गया है, विपरीत कर दिया गया है, इसलिए आपका गलत है। इसलिए दूसरा सही हो जाएगा, केवल बी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में कंफ्यूज कर देते हैं कि सूर्य घूमता है कि पृथ्वी घूमती है। सिंपल सी बात, आप कहोगे कि सर पृथ्वी घूमती है ना कि सूर्य घूमता है। यहाँ पर सूर्य की स्थिति में परिवर्तन की बात करी गई, इसलिए गलत है। समझे ना आप? बी सही है। नेक्स्ट, यहाँ पर देख लो, समझ लो। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ऋतुएं बदलती हैं। उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती हैं। नतीजन इन क्षेत्र में अधिक ऊष्मा प्राप्त या गर्मी प्राप्त होती है। ठीक, वही सब कुछ बताया गया है। यहाँ पर भी परिक्रमण गति के कारण होता है परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखो, टाइम से रिलेटेड।
जब ग्रीनिच पर 2 बजे अपराह्न, अपराह्न का मतलब क्या होता है, पीएम, अर्थात दोपहर का टाइम है, तो 45 डिग्री पश्चिम में। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको 2-3 बातों का ज्ञान अवश्य रूप से होना चाहिए। वो 2-3 बातें मैंने हमेशा ही आपको बताई हैं। पहली बात याद रखना, 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। पहली बात दिमाग में उतार लो, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अगर टाइम पश्चिम का पूछा जाए तो टाइम घटाना है, अर्थात आपको पीछे करना है। अगर टाइम पूरब का पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है, जोड़ना है, ठीक। अब देखो पश्चिम का पूछा गया है, अर्थात हम लोगों को टाइम घटाना पड़ेगा जितना भी निकालेंगे। यहाँ पर 45 डिग्री है, मैंने आपको बताया 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 45 का गुणा आप लोग 4 में करो ना, 180 मिनट आ जाएगा। 180 मिनट में कितना घंटा हो जाएगा, घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 1 घंटे में 60 मिनट, 180 मिनट में 3 घंटे, सिंपल सी बात, 3 घंटे। अब 2 बजे हैं दोपहर के, 3 इसमें और बजाने हैं, अर्थात पश्चिम आपको पीछे करने हैं। 2 बजे में से आपको 3 घंटे क्या करने हैं, 2 बजे हैं, 2 PM है, और 3 हावर आपको घटाने हैं। देखो 2 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 12, 12 के बाद आएगा 11, ठीक। तो 11 बजेगा पूर्वाहन, अर्थात 11 AM हो जाएगा, PM से AM पीछे लौटेंगे तो 11 AM हो जाएगा। समझे मेरे प्रिय मित्र? तो थर्ड ऑप्शन जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर समझो, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 45 को डिग्री में मिनट में कन्वर्ट करोगे ना, 45 में गुणा 4 का करो, आएगा 180 मिनट, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करो, आएगा आपका 3 घंटा। पश्चिम का अर्थात पीछे, 2 बजा है, 2 बजे में 3 घंटा पीछे करो ना, तो आएगा आपका 11 बजे पूर्वाहन, अर्थात AM। पूर्वाहन का मतलब होता है AM, अपराहन का मतलब होता है PM, ठीक। नेक्स्ट समझ लो, वनस्पतियों हेतु दिए गए कथन पर विचार। घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, जबकि झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्र में पैदा होती हैं। सही बात। वनस्पति की वृद्धि तापमान व नमी पर निर्भर करती है। प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु में परिवर्तन के कारण होता है। तो यहाँ पर तीनों ही बातें आपकी बिल्कुल सही दी गई हैं, इसलिए थर्ड जवाब यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। वायुमंडल में केवल कई प्रकार की गैस पाई जाती है। जैव मंडल पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र जहाँ केवल स्थल और वायु परस्पर मिलते हैं। यहाँ पर ये केवल शब्द क्या होगा, यहाँ पर बताओ। यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्या होगा, ये गलत, ये सही, केवल ए सही यहाँ पर हो जाएगा। कैसे? वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, आप बता नहीं सकते हो, ठीक। अनेक प्रकार की पाई जाती हैं, केवल इसलिए ये गलत है, अधूरा है, मिसलीडिंग है। और जैव मंडल एक संकीर्ण क्षेत्र होता है, जहाँ पर केवल के कारण गलत है। यहाँ पर आपका स्थल भी होता है, वायु भी होता है और जल भी होता है, ये 3 होते हैं। यहाँ पर जल नहीं है, इसलिए आपका मिसिंग है। तो आपका सिर्फ पहला वाला जवाब हो जाएगा, केवल ए यहाँ पर सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? निम्न में से सबसे बेहतर व्याख्या करने वाले कथन का चुनाव करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। जो ध्रुव है, पृथ्वी के जो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ये आखिर बर्फ से क्यों ढके होते हैं? यहाँ पर बर्फीली हवाएं ही चलती हैं और यहाँ पर हमेशा ही बर्फ की चादरें पड़ी रहती हैं। क्यों यहाँ पर बर्फ हमेशा ही जमी रहती है? क्यों यहाँ पर बर्फ पाई जाती है? आपको बताना है सबसे बेहतर व्याख्या करने वाला कथन। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। तापमान और आतपन व्युत्क्रमानुपाती हैं। गर्मियों व सर्दियों में ध्रुवों पर समान तापमान पाया जाता है। आपको राइट आंसर बताना है। क्या गर्मियों व सर्दियों में ध्रुवों पर समान तापमान रहता है? क्या यही इसका कारण है? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। न ही तापमान और आतपन के बीच का संबंध है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, जो कि गलत है, बल्कि ध्रुवों की ओर घटती है। ऑप्शन यहाँ पर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में 2 से 3 बार अब तक पूछे जा चुके हैं, इसलिए मेरे ख्याल से यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बताने लायक है। और यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें छिपी हुई हैं, जो मैं यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें आपको बता दूंगा। तो आप लोग ये ध्रुव क्या है, आतपन क्या है, भूमध्य रेखा, ध्रुव, ये सब कुछ क्लियर यहीं पर मैं कर दूंगा। सबसे पहले मैंने आपको उत्तर यहाँ पर बता दिया सेकेंड।
आतपन की मात्रा जो होती है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। कैसे घटती है, आपको कैसे पता करना है? आपको किसी भी चीज को रटना नहीं है बल्कि समझने का प्रयास करना है। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आतपन बोलते हैं सूर्य की ऊर्जा। जैसे आप सूर्य के सामने कभी जमीन पर बैठे हो तो आपको किरणें पड़ती हैं या रोशनी बिखरती है सूर्य की, है ना, उसी को हम लोग आतपन बोल सकते हैं। सूर्य से आने वाली ऊष्मा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। जो आतपन आतपन का मतलब आप लोग ले लो सूर्य की ऊष्मा से या रोशनी से, भूमध्य रेखा, बीच वाली भूमध्य रेखा। तो आपको मैंने कई वीडियो में बताया है कि सूर्य की जो सबसे ज्यादा ऊष्मा होती है भूमध्य रेखा पर पड़ती है और ध्रुव यहाँ पर ऊपर और नीचे बर्फ है। सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी कहाँ पर होगी? बीच वाले पार्ट में होगी। जैसे जैसे ऊपर या नीचे जाएंगे तो कम होता जाएगा। आतपन की मात्रा कैसी होगी? घटती जाएगी। यहाँ पर बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। बीच में सर्वाधिक होगा, ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो कम होता जाएगा, अर्थात घटता जाएगा। वही मैंने आपको बताया है, इसलिए ध्रुव बर्फ से ढके हुए होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को आतपन और सूर्यातपन समझ लेना उपयोगी रहेगा, क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पेपर में बनते रहते हैं। यह इंपॉर्टेंट जानकारी है। आतपन तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। तापमान के वितरण को कौन प्रभावित करता है? आतपन प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा को पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहलाती है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि इस लाइन से ना जाने कितने क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। यूपीएससी तक एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, तो आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर कैसी है? घटती जाती है, ना कि बढ़ती है। यही कंफ्यूज आपको बार बार करेगा। ठीक है ना? तो इतना आपने समझ लिया और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आपको करा देता हूं। और आपको ये भी पता होना चाहिए जलवायु और तापमान। जलवायु क्या होता है? दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम जलवायु कहलाता है। और तापमान वायु में मौजूद ताप व शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान दिन रात और ऋतुओं में भी बदलता है। आतपन या सूर्यतपन को मैंने क्लियर कर दिया। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो पृथ्वी पर आतपन के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। आतपन के बारे में अभी मैंने आपको अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किया है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ए गलत, ए इसमें है गलत, ए इसमें है गलत, ए इसमें है गलत। बचेगा आपका बीसी, जो कि आंख मूंद कर आप इसको टिक कर सकते हो। ठीक, क्योंकि ये पहला गलत हो गया ना, दूसरे अपने आप सही हो जाएंगे। विषुवत वृत्त अर्थात भूमध्य रेखा कर्क व मकर रेखा की तुलना में अधिक आतपन प्राप्त करता है। आतपन का मतलब सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की ऊष्मा अधिक प्राप्त करती है। सामान्यतः समान अक्षांश पर महाद्वीपों पर समुद्र की अपेक्षा अधिक आतपन होता है। ये भी बात आपकी सही हो जाएगी। बी और सी यहाँ पर सही है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपके सामने है। यह भी क्वेश्चन आतपन की मात्रा पर है। आतपन की मात्रा में भिन्नता या क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी इसका एक कारण है, क्योंकि पृथ्वी जो है घूमती है, तो घूमने के कारण पर भी कहीं कहीं पर ज़्यादा रोशनी पड़ती है, कहीं कहीं पर कम रोशनी पड़ती है, तो ये भी एक कारण हो जाएगा। सूर्य की किरणों का नतिकोण, कहीं पर सूर्य की रोशनी अधिक पड़ती है, कहीं किरणें कम पड़ती हैं, कहीं ज़्यादा पड़ती हैं, ये भी आतपन का कारण है। दिन की अवधि मतलब कि रात में सूर्य इतने घंटे निकलता है, रात्रि बड़ी हो जाती है। कम निकलता है तो रात्रि बड़ी होती है, ज़्यादा निकलता है तो रात्रि छोटी है। दिन की भी अवधि इस पर डिपेंड करती है। ए बी सी तीनों यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे आतपन के बारे में। और आतपन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन प्रभावित होता है। आतपन का मतलब क्या है? आप इसको ना समझ पाए तो बहुत बेकार बात है। आतपन का मतलब मैंने बताया, सूर्य की रोशनी समझ लो। सिंपल सी भाषा में रोशनी ही मैं आपको बताऊंगा। रोशनी समझ लो या उसका प्रकाश आप लोग बोल लो, सूर्य का प्रकाश, ठीक, जिसको आतपन बोलते हैं। तो जो सूर्य का प्रकाश है ये प्रभावित होता है बादलों द्वारा। जब बादल आसमान में छाए हुए होते हैं तब पृथ्वी तक इसकी रोशनी नहीं पहुंच पाती है। जैसे आपने बरसात का मौसम देखा होगा, घने बादल छाए हुए हैं तो वो प्रभाव डालते हैं, आतपन पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, तो बादल द्वारा भी प्रभावित होता है। अक्षांश द्वारा क्या प्रभावित होता है? बिल्कुल होता है, अक्षांश द्वारा भी प्रभावित होता है। जलवाष्प व धूल कणों के द्वारा भी यह आपका प्रभावित होता है। ठीक, ए और सी तो बिल्कुल करेक्ट आपके हैं ही, बल्कि इस बी भी यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो नए मित्र, आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन कितनी गहराई से पेपर में पूछा जाता है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप सब कुछ कर लोगे, है ना।
तो आपको ये सारी जानकारी बता दी मैंने। नए मित्र अवश्य रूप से नोट्स को लेकर के तैयारी कर लेना। 10 दिन के भीतर आप लोग कंप्लीट सिलेबस को निचोड़ के रख दोगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है जिससे धरती पर उतरने से पहले रॉकेट गुजरेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको समझना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है वायुमंडल की परत के बारे में। वैसे तो आपको वायुमंडल की परतों का ज्ञान होगा, सबसे पहली कौन सी है, उसके ऊपर कौन सी है, फिर उसके ऊपर कौन सी है। तो सबसे पहली आपकी परत है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। ये क्रम रहा पृथ्वी से अर्थात धरातल से, जमीन से हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, आसमान में जाएंगे तो सबसे पहले क्षोभ मंडल मिलेगा, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल सबसे अंत में मिलेगा। परंतु क्वेश्चन में पूछा है जिनसे धरती पर उतरने से पहले रॉकेट गुजरेगा, अर्थात रॉकेट आपका आसमान में है, उसको पृथ्वी पर उतरना है तो सबसे पहले कौन सी परत मिलेगी? सबसे ऊपर मिलेगी उसको बहिर्मंडल। बहिर्मंडल से नीचे आएगा बाह्य वायुमंडल पर, फिर उसके नीचे आ जाएगा मध्य मंडल पर, फिर उसके नीचे आएगा समताप मंडल में, अंत में वो क्षोभ मंडल पर आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले कहाँ से आएगा? बहिर्मंडल से। सबसे पहले बहिर्मंडल किस में है? यहाँ पर है, बहिर्मंडल से आएगा, फिर बाह्य मंडल, मध्य मंडल, लास्ट में क्षोभ मंडल पर आ जाएगा। इसलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट है। इसको आपने नहीं समझ पाया, मैं आपको समझा दूं। जैसे ये है अपनी पृथ्वी नीचे, ये है आसमान पूरा, यहाँ से ये रॉकेट आ रहा है ना, ये आपका रॉकेट आ रहा है। ठीक, तो ये रॉकेट जैसे जैसे आएगा तो सबसे ऊपर वाली परत से गुजरेगा, फिर नीचे परत, फिर नीचे, फिर लास्ट में आपकी क्षोभ मंडल से आपका आ जाएगा रॉकेट। तो सबसे ऊपर कौन सा है? बहिर्मंडल, बाह्य मंडल, ठीक, आयन मंडल, समताप मंडल, फिर आपका क्षोभ मंडल। समझे ना? तो इस प्रकार से होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देख लो, पवनों के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन आपको चुन करके बताना है। वायु निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। पृथ्वी के धरातल के पास पवन की गति घर्षण बल से प्रभावित होती है। ये पवन बहुत इंपॉर्टेंट है, पवन को भी आपको समझ लेना उपयोगी रहेगा, क्योंकि ना जाने कितने क्वेश्चन हर बार पेपर में बनते हैं। तो इसको भी आपको समझा दूंगा, आपको बिल्कुल भी परेशान ना होने की आवश्यकता है। ठीक, तो पवन को समझा देता हूँ। पवन जो होती है ये हमेशा उच्च से निम्न की ओर बहती है, ऊंचे से नीचे की ओर बहती है, उच्च से निम्न की ओर पवन बहती है। यहाँ पर लिखा है निम्न से उच्च दाब की ओर, गलत हो जाएगा, बल्कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। ए गलत है, ए इसमें है तो काट दो आप लोग, इसको भी काट दोगे, फोर्थ वाले को भी काट दोगे, बचेगा सेकेंड जवाब जो कि बी और सी। इस क्वेश्चन का आंख मूंद कर आप लोग इसको टिक कर सकते हो। ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आपके बनते हैं, न्यू ट्रेंडिंग यही है क्वेश्चन पूछने का तरीका। अगर आपने एक गलत कर दिया तो उत्तर आपके सामने आ जाएगा। ठीक, ऐसे करो। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना पवनों की दिशा को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। पृथ्वी के धरातल के पास पवन की गति घर्षण बल से प्रभावित होती है, सही है। ए आपका गलत है, बाकी बी सी इस क्वेश्चन का सही है। मैंने आपको बताया कि पवन को समझ लेना उपयोगी है। पवन की गति को आपने समझ लिया, उच्च से निम्न की ओर बहती है। अब पवन के प्रकार को भी समझ लेना उपयोगी रहेगा, उसको भी समझा देता हूं। पवन को समझने से पहले आपको वायु दाब को समझ लेना उपयोगी रहेगा, क्योंकि वायु दाब कहीं ना कहीं पवन से ही जुड़ी हुई है, इसलिए इसको सबसे पहले समझाता हूं। वायु दाब पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, ऊंचाई पर जाने से घट जाता है या घटता जाता है। ये समझ लिया आपने, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। विज्ञान में भी क्वेश्चन बनता है और सोशल साइंस में तो बनता ही बनता है। मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया आपको अगर हम लोग वायुमंडल के ऊपर जाएंगे, आसमान में अगर जाएंगे, तो जो एयर प्रेशर होगा या जो वायु दाब होगा वो कैसा होगा? गिरने लगेगा, अर्थात घटने लगेगा। ऊंचाई पर जाने पर घटता है, समुद्र के तल में सर्वाधिक होता है और जैसे जैसे ऊपर आता रहता है तो घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है, ताप द्वारा प्रभावित होता है, ये याद रखना, ताप द्वारा। अब देख लो वायु दाब के क्षेत्र, एक निम्न दाब क्षेत्र होता है, एक उच्च दाब क्षेत्र होता है। निम्न को समझ लेता हूं। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर
ऊपर उठती है यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम से जुड़ा है। क्या आपने समझा? आपने समझा निम्न दाब क्षेत्र। निम्न दाब क्षेत्र क्या है? अधिक तापमान। जहाँ का अधिक तापमान है वह निम्न दाब है, क्योंकि तापमान जहाँ पर अधिक होगा ना तो वहाँ की वायु गर्म हो जाएगी, गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी, तो निम्न दाब क्षेत्र बनेगा। वहाँ पर वायु दाब बिल्कुल 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 कम ही होगा, क्योंकि गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है और ठंडी वायु हमेशा नीचे की ओर बहती है। जैसे बादल युक्त मौसम हो गया, नम मौसम हो गया। अब उच्च दाब क्षेत्र को समझ लेना उपयोगी रहेगा। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। जहाँ पर कोहरा टाइप का मौसम है या जहाँ पर ठंडक वाला एरिया है, बर्फीला एरिया है, तो वहाँ पर तापमान कैसा होता है? कम होता है। और इस क्षेत्र की वायु कैसी होती है? ठंडी होती है और भारी भी होती है। भारी वायु नीचे बैठकर या निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। जो ठंडी वायु होती है ना वो नीचे बैठ जाती है और उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। कैसा दाब क्षेत्र? उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण आकाश स्वच्छ होता है। आकाश स्वच्छ होता है उच्च दाब के कारण। पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद मैंने आपको बताया वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, इसे पवन कहते हैं। पवन किसे कहते हैं? जब वायु उच्च से निम्न की ओर गमन करती है या बहती है। इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद पवन के प्रकार हैं स्थायी पवन, मौसमी पवन। स्थायी का मतलब है व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें इसका उदाहरण है। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। मौसमी पवनें ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं। भारत में मानसूनी पवनें हैं उनका उदाहरण। स्थानीय जो लोकल एरिया की होती हैं, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के समय विशेष समय में चलती हैं। स्थल एवं समुद्र समीर सब कुछ बता दिया। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। पवन कैसे बहती है? उच्च से निम्न की ओर बहती है। उच्च से निम्न की ओर बहती है। जस्ट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पर बताया है। और इस क्वेश्चन को भी समझा देता हूँ। कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु कैसी होती है? ठंडी होती है, क्योंकि जहाँ पर तापमान बिल्कुल कम होगा तो वायु सीधी सी बात है ठंडी हो जाएगी। जहाँ पर ठंडी होगी तो वहाँ का दाब कैसा होगा? उच्च होगा। कैसा होगा? उच्च दाब होगा। ठंडे क्षेत्र में वायु कैसी होती है? भारी होती है। ये बात सही है। तो दोनों कैसे हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अभी मैंने आपको इसको भी बताया। ठीक, ये भी आतपन के बारे में क्वेश्चन है, मैं आपको इसको बता चुका हूँ आतपन को भी। ये वायु दाब का क्वेश्चन है, इसको समझा देता हूँ। वायु दाब, वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु इसका अनुभव हम नहीं कर पाते हैं। जो वायु होती है ना, ये हमारे शरीर पर भी अपना दाब लगाती है, लेकिन हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। बात सही है। वायु दाब का हमारे ऊपर सभी दिशाओं से दाब लगता है, हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। ये बात सही है। ये क्वेश्चन पेपर में आया है, दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, अब देखो उच्च दाब, ये दाब वाला क्वेश्चन कितनी बार आया है। निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। नदी घाटी के निकट मानव बस्तियां पनपने लगीं और सभ्यता का विकास हुआ। आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। शहरों में प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती हैं। ए सही है, बी सही है, सी सही है, ए और सी सही है। सही उत्तर आपको बता देना है कौन सा यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा। और जितने भी नदी घाटी के निकट जितनी भी बस्तियां पनपी हैं वो सभ्यता का विकास वहीं से माना जाता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता की बात करूं तो ये आपकी सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो, आपका इन सभी नदियों के किनारे जितने भी प्राचीनतम नगर हैं वो सभी नगर दरअसल नदियों के किनारे ही विकसित हुए हैं। कोई भी सभ्यता का विकास हुआ है वो नदी घाटी के किनारे ही वो विकसित हुई हैं। तो पहला यहाँ पर सही आपका हो जाएगा। और आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है, गलत है। बल्कि किसी भी स्थान पर बसने के लिए वहाँ के वातावरण का या तापमान का या जलवायु का या वहाँ की जो भौगोलिक दशाएं हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर लिखा ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए गलत आपका हो गया। शहरों में प्रकीर्ण बस्तियाँ पाई जाती हैं, बिल्कुल गलत। प्रकीर्ण नहीं बल्कि संकीर्ण। अब आप कहोगे कि संकीर्ण क्या है और प्रकीर्ण क्या है? प्रकीर्ण का मतलब होता है दूर दूर। शहर में क्या घर दूर दूर है, मकान क्या दूर दूर बने हुए हैं, बिल्डिंग क्या दूर दूर बनी हुई है? नहीं, बहुत ही संकीर्ण हैं, पास पास में सटे हुए बने हैं। ठीक, बल्कि गांव प्रकीर्ण होते हैं लेकिन शहर संकीर्ण होते हैं। सी भी गलत है, इसलिए सी गलत है। प्रकीर्ण के कारण, ये नहीं के कारण गलत है। पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। केवल ए इस क्वेश्चन का राइट जवाब यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन से खनिजों के उदाहरण हैं, सही विकल्प का चुनाव करें। ग्रेफाइट क्या खनिज है? बिल्कुल खनिज है। नमक, नमक अर्थात जिसे लवण बोलते हैं, जो कि नमक कैसा खनिज है? ये समुद्र आधारित खनिज है, या समुद्र आधारित संसाधन बोल सकते हो, समुद्र आधारित खनिज नमक। मछली क्या है? मछली भी समुद्र आधारित है। चूना पत्थर भी खनिज है, अपभ्रक भी खनिज है। तो यहाँ पर चारों आपके कैसे हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। फोर्थ विकल्प इस क्वेश्चन का राइट जवाब यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ऊर्जा के स्रोत उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सबसे उपयुक्त हैं तथा प्राकृतिक पर्यावरण को बचाते हैं, सुरक्षित रखते हैं? परमाणु, गैस, पवन, सौर। ऐसे क्वेश्चन आप मात्र चुटकियों में सोल्व कर पाओगे, तभी कर पाओगे जब क्वेश्चन आपने समझ लिया हो। एसएसटी कोई रटने वाला विषय नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन कई लोग रटने का प्रयास करते हैं, उसी में वो चूक जाते हैं, है ना, उसी में वो चूक जाते हैं। समझने का तो आप प्रयास करते नहीं हो। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ऊर्जा के स्रोत उष्णकटिबंधीय। अब उष्णकटिबंधीय यहाँ पर क्यों जोड़ा गया है, इसका कारण तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा सर्वाधिक प्राप्त होती है। यहाँ पर सूर्य सबसे ज़्यादा चमकता है, ऊष्मा सबसे अधिक होती है। परमाणु गैस के लिए क्या सूर्य की ऊर्जा चाहिए? नहीं चाहिए। गैस के लिए क्या सूर्य की ऊर्जा चाहिए? नहीं चाहिए। बल्कि पवन ऊर्जा के लिए आपकी सूर्य ऊर्जा चाहिए। जो सौर ऊर्जा है उसके लिए सूर्य की एनर्जी चाहिए इस ऊर्जा को विकसित करने के लिए, ठीक, और पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है, ठीक। तो पवन और सौर यहाँ पर सही होगा, सी और डी, अर्थात थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है रोपड़ कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। रोपड़ कृषि मिश्रित कृषि का एक प्रकार है। रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। केवल ए सही है, बी सही है, दोनों सही है, ना तो ए सही है ना तो बी सही है। यहाँ पर कौन सा सही होगा? रोपड़ कृषि मिश्रित कृषि का उदाहरण या प्रकार नहीं है, जो कि सरासर यहाँ पर गलत दिया गया है। मिश्रित कृषि में हम लोग किसको रखते हैं? फसल को रखते हैं। किसको? फसल और चारा वाली फसल, फसल प्लस चारा की फसल, ठीक, इन दो फसलों को एक साथ उगाया जाता है, उसको बोलते हैं मिश्रित कृषि, न कि रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि आपके इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और भारी भरकम औद्योगिक औजारों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बड़ी ही पूंजी की आवश्यकता होती है, अर्थात धन की आवश्यकता होती है। यह बड़े क्षेत्र पर यह कृषि की जाती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में यह खेती की जाती है, जैसे केला है, अनानास है, कपास है, ठीक, चाय है, कहवा है। ये कैसी खेती हैं? ये आपकी रोपड़ कृषि के अंतर्गत आती हैं। केवल और केवल बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या वाक्य पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का उदाहरण है? पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का उदाहरण है। गांव के लोग मुख्य तौर पर खेती करते हैं। गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। कटाई का मौसम गांव के लोगों के लिए सबसे व्यस्त मौसम होता है। गांव के लोग ज़्यादातर संयुक्त परिवारों में रहते हैं। यहाँ पर पूर्वाग्रह वाला आपको कथन बताना है, कौन सा पूर्वाग्रह से ग्रसित है, पूर्वाग्रह से जकड़ा हुआ कौन सा कथन है, पूर्वाग्रह से कौन सा बंधा हुआ कथन है, कौन सा पूर्वाग्रह का कथन है जिसमें जंजीर पूर्वाग्रह की पड़ी हो। तो गांव के लोग मुख्य रूप से खेती करते हैं, तो सही बात है। गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है कथन। राइट आंसर आपका यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन से कृत्य जो विविधता की स्वीकार्यता को प्रदर्शित करते हैं? विविधता भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में क्वेश्चन आता है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में और अधिक भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। समुदाय विशेष के व्यापारियों द्वारा चलाए जाने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण, विभिन्न सामाजिक वर्गों के बच्चों को स्कूल में दाखिला देना। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व्यापारी द्वारा चलाया जा रहा है, समुदाय विशेष, तो ये विविधता को स्वीकारता नहीं है। ये तो बी गलत है आपका। बी जहाँ जहाँ पर हो उसको हटाओगे आप, बचेगा ए सी। ए एंड सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ए और सी। अगला, किस निकाय अर्थात संस्था की देखभाल में ग्राम पंचायत कार्य करता है? जिला परिषद, वार्ड प्रमुख, ग्राम सभा,
पंचायत समिति। इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा ग्राम सभा। ग्राम सभा की देखभाल में ग्राम पंचायत कार्य करता है। अगला, भारत में कृषि श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों को भुगतान हेतु न्यूनतम वेतन कौन तय करता है? भारत में जो कृषि क्षेत्र के जो श्रमिक लोग हैं और निर्माण श्रमिक हैं, इनको पेमेंट कौन करता है, भुगतान न्यूनतम कौन तय करता है, तय कौन करता है? ग्राम पंचायत कभी क्या भुगतान तय कर सकती है? नहीं करती है। ना ही जिला पंचायत तय करता है। राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, संघ सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। सी और डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा सी डी, अर्थात थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दादन व्यवस्था पुटिंग आउट व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या क्या है? अब आपको यही नहीं मालूम होगा कि दादन व्यवस्था होती क्या है, पुटिंग आउट सिस्टम होता क्या है, ये भी आपको समझ लेना उपयोगी है। मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँ कि दादन व्यवस्था, जैसे एक गांव है, गांव में बीड़ियाँ का काम चलता है, अर्थात जो बीड़ी पी जाती है ना, मादक पदार्थ बोल सकते हो, बीड़ी पीने का काम, तो बीड़ी बनाई जाती हैं, तो बीड़ी भी आपकी दादन व्यवस्था में आती हैं। गांव की महिलाएं टोकरी बुनती हैं, क्या बुनती हैं? टोकरी बुनती हैं। जैसे कोई व्यापारी आया, महिलाओं को उसने टोकरी वाला सामान दे दिया, महिलाएं उन टोकरी को बनाने लगीं। फिर व्यापारी आया, व्यापारी ने इन सभी टोकरियों को उन महिलाओं से ले लिया, कुछ पैसे दे दिए उनको, मतलब कि श्रमिक रूप में जो उनका मेहनत, जो उनको टोकरी बनाने में लगा, वह वेतन उनको थोड़ा बहुत रुपए पैसा दे दिया और उन टोकरियों के माध्यम से दुगना लाभ उस व्यापारी ने कमाया। तो यही है दादन व्यवस्था। व्यापारी और देखो, जुलाहों के पास बाजार दर की जानकारी ना होने की वजह से व्यापारियों द्वारा उन्हें कम पैसे दिए जाना, ये बात बहुत बड़ी समस्या है। सही बात है। व्यापारियों को कच्चा माल जुलाहों तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त परिवहन खर्च करना, ये नहीं है। जुलाहों का मतलब क्या है? एक मेरे ख्याल से ये मुस्लिम वर्ग के लोग होते हैं जुलाहे, जो इस प्रकार के जैसे दरी बुनने का काम करते हैं, कपड़े बनाने का काम करते हैं, टोकरियां बनाने का काम करते हैं, बीड़ी बनाने का काम करते हैं, कई प्रकार के काम करते हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। दादन व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र पर होती है। ठीक, ये सब गलत है आपका। सही कौन सा है? सही यही है कि इनको कम पैसे दिए जाते हैं, इनको, ये बड़ी समस्या है। अब दादन व्यवस्था से बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन आए हैं। उन क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग इस दादन व्यवस्था को अच्छे ढंग से समझ पाओगे। मैंने अपने नोट्स को ओपन कर लिया है आप लोगों को दादन व्यवस्था अर्थात पुटिंग आउट प्रणाली को समझाने के लिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दादन व्यवस्था क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दूसरा कौन सा है? व्यापारी व बुनकर के बीच की व्यवस्था। समझे, दादन व्यवस्था क्या है? व्यापारी और बुनकर के बीच की व्यवस्था है। यहाँ पर तीसरा टाइप का क्वेश्चन देखो, दादन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करती है। तीसरा सही है। व्यापारी कच्चा माल बुनकर को देता है और इसे तैयार माल प्राप्त होता है किसे? व्यापारी कच्चा माल दे देता है जुलाहों को, ठीक, और या बुनकर को, तो उसको तैयार माल मिल जाता है। और एक और क्वेश्चन देख लो, व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था, जहां व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है, उनसे तैयार माल प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? तो यह दादन व्यवस्था कहलाती है। कितनी बार आया पेपर में क्वेश्चन। और देख लो क्वेश्चन, इच्छा ना हो तो देखते रहो। जीविकोपार्जन के लिए अपनाए गए दादन व्यवस्था से एक बुनकर को क्या नुकसान होता है? तो थर्ड वाला होता है, बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता है, सारा मुनाफा व्यापारी का हो जाता है, यही घाटा झेलना पड़ता है बुनकर को। ये भी मैंने अभी आपको कराया। फिर क्वेश्चन देख लो, बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है, व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। ये केवल यहाँ पर सही आपका हो जाएगा। बाल विकास निषेध अधिनियम 1929 निम्नलिखित प्रावधान थे। 16 साल से कम उम्र की लड़की और 18 साल से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकता है। 18 साल से कम उम्र की लड़की और 20 साल से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकता है। कौन सा सही है? तो यहाँ पर आपका राइट जवाब यहाँ पर होने वाला है बाल विवाह निषेध अधिनियम। 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 18 साल से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकता है। यह यहाँ पर पहला वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इस वाक्यांश से क्या पर्याय है?
संविधान जीवन के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करता है। संविधान का गठन भारत के वास्तविक लोगों द्वारा किया गया था, ना कि उसे बाहर से थोपा गया था। संविधान लोगों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलते हुए जीवन के वास्तविक अर्थ में रखता है। राइट आंसर आपका फोर्थ विकल्प हो जाएगा, संविधान लोगों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलते हुए उनके जीवन में वास्तविक अर्थ रखता है। अगला, किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? अंतरात्मा कहा जाता है मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार को अंतरात्मा कहा जाता है, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित वृत्तांतों पर विचार कीजिए। स्कूल में दूसरे बच्चे का हमारा मजाक उड़ाते थे, हम घर पर संथाली भाषा बोलते थे और हिंदी भाषा नहीं जानते थे। वक्ता किस चीज़ का शिकार है? सामाजिकरण का, अतिवादिता का, शासियाकरण का, संस्कृतिकरण का। कहने का मतलब है एक बच्चा है जो संथाली भाषा बोलता था, हिंदी नहीं जानता था, उसका मजाक उड़ाया जाता था, तो काहे का शिकार है? सामाजिकरण का, अतिवादिता का, हाशियाकरण का या संस्कृतिकरण का? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जवाब आपको अपने से देना पड़ेगा, अपने से इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपने सीडीपी वगैरह में इस प्रकार के क्वेश्चन किए होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के मानकीय पक्ष हैं? समानता के मुद्दे, न्याय के मुद्दे, व्यक्तित्व के मुद्दे। व्यक्तित्व के मुद्दे यहाँ पर गलत है, ए बी सही है। पहला जवाब यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने का अवसर देती है? राइट आंसर है यहाँ पर घटनाओं को तथ्यों और सबूतों के आधार पर जांचना, ये राइट आंसर हो जाएगा। पेडागोजी का यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक भूगोल शिक्षक पवन ऊर्जा उत्पादन पर एक पाठ पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। निम्न में से कौन सा विषय इसे पढ़ाने से पहले उनके द्वारा पढ़ाया जा चुका होना चाहिए ताकि बेहतर संप्रत्यात्मक समझ बन सके, अप्रोच बन सके? कहने का मतलब है मैं अगर आपको पवन ऊर्जा सिखाना चाहूँ तो इससे पहले क्या चीज़ आपको अवगत करा दूँ? वायुदाब, आर्द्रता, पवन चक्की, चक्रवात। पवन ऊर्जा को समझाना है। पवन ऊर्जा तभी आप लोग समझ पाओगे जब वायुदाब को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हो। मैंने आपको पहले वायुदाब को ही बताया था, उसके बाद पवन को बताया था। वायुदाब उच्च दाब क्षेत्र, निम्न दाब क्षेत्र, कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी, गर्म तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होती है, ये सब मैंने आपको बताया है। तो वायुदाब समझोगे तभी तो पवन समझ पाओगे ना। पवन कैसी बहेगी, ऊपर जाएगी या नीचे रहेगी, नीचे बैठ जाएगी या ऊपर उड़ जाएगी, कहाँ पर ठंडी रहेगी, कहाँ पर गर्म रहेगी। जब तक वायुदाब का अता पता नहीं होगा तब तक आप पवन ऊर्जा पर नहीं बच्चों को समझा पाओगे। तो वायुदाब को समझाना उपयोगी रहेगा, ये सही है आपका वायुदाब। नेक्स्ट, छात्रों को नागरिक अधिकार आंदोलन के विषय से परिचित कराने हेतु कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी? भारत में सांप्रदायिक संघर्षों की घटनाओं पर शोध करना, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय यहूदियों जनसंहार पर एक वृत्तचित्र देखना, भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 को पढ़ना, उत्तरी अमेरिका में गुलामी प्रथा पर चर्चा करना। ये सही है, क्योंकि नागरिक अधिकार आंदोलन उत्तरी अमेरिका में गुलामी प्रथा पर था। और मैंने ज्योतिबा फूले के बारे में आपको बताया था, उनकी किताब है गुलामगिरी, जो कि अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा वालों कार्यकर्ताओं को समर्पित है। ठीक, फोर्थ विकल्प यहाँ पर सही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इतिहास के एक शिक्षक अपने छात्रों को सम्राट अशोक के धम्म के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत इसके लिए प्राथमिक स्रोत होगा? प्राथमिक स्रोत क्या है? जो हम लोगों को प्रत्यक्ष देखने को मिल जाए, वही है प्राथमिक स्रोत। अशोक महान, अशोक एक वृत्तचित्र, अशोक स्तंभ, अशोक के समय कपड़ों को वाला एक संग्रहालय, अशोक के और मौर्यों के पतन पर रोमिला थापर द्वारा लिखी गई एक पुस्तक, अशोक स्तंभ, जो कि वर्तमान में आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो, ये एक प्राथमिक स्रोत हो जाएगा। अशोक स्तंभ पर अशोक के धम्म के बारे में लिखा भी गया है, तो यही सही होगा। और तो सब ये गलत हैं। किताब आपकी द्वितीयक में आती है, आपको बताता है प्राथमिक स्रोत। वृत्तचित्र भी दूसरे में आएंगे। अशोक के समय कपड़ों वाला संग्रहालय, उसमें भी चित्र वगैरह होंगे, वो भी द्वितीय में आएगा। लेकिन जो प्रत्यक्ष देख लो, आंखों से छू करके देख लो, तो वो होता है प्राथमिक। आपका हो जाएगा दूसरा, अशोक स्तंभ।